जय सिया राम। तो आप सभी विद्यार्थियों से उम्मीद है कि आप लोग कल से शुरू होने वाली जो उच्चतर माध्यमिक इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन है बहुत अच्छे से तैयारी किए होंगे, जैसा कि हर लोग करते ही हैं। उम्मीद है आप लोग बहुत ही ज़ोर शोर से उसकी तैयारी में लगे होंगे, उसे अंतिम रूप देने में। तो उसी दौरान आप में कुछ कमी ना रह जाए। हर एक गुरु का, एक टीचर का, एक शिक्षक का ये ऐसा फ़र्ज़ होना चाहिए कि उसे अंतिम रूप से एक निर्णायक मोड़ दे, जिससे बच्चे अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। क्योंकि नॉलेज के साथ साथ नंबर्स का भी इस समय क्रेज़ बढ़ चुका है और बहुत ऐसे एग्जामिनेशन हैं जहाँ नंबर्स के आधार पे ही मेरिट तैयार किए जाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग फेल कर जाते हैं। तो खैर, इन सभी बातों को सहेजते हुए कुछ ऐसे डिस्कस हम लोग आज करेंगे जिससे आपका जो परीक्षा का परिणाम है वो बेहतर हो। तो कुछ दो चार बातें मैं आपसे बताऊंगा जिसको आप फॉलो करें, और एक बात और, उसका अनुसरण करना, उसको मानना, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसलिए कि मानना न मानना ये आपकी जो भी मानसिकता हो। फिर भी सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि कल से एग्ज़ाम होने वाली, उसका अभी एक नोटिफिकेशन जो आया हुआ है बिहार बोर्ड का, कि आप ठंड को देखते हो बच्चों को जूता मोजा पहन कर जाने की सुविधा दी गई है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देने जाएं। दो चार बातें ध्यान में रखें। सबसे पहली बात, पता है कि आप कोई भी परीक्षा दें, उस परीक्षा में हैंडराइटिंग का बहुत महत्व होता है। सबसे पहला चीज़ आप ध्यान रखेंगे अपने हैंडराइटिंग का। ठीक, कि सबसे स्टार्टिंग जो पेज है, मैं सीधे लिखने वाली पेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओएमआर शीट की भी मैं बात करूँगा। तो सबसे पहला आपका जो एक पैमाना है अच्छे मार्क्स लाने का, वो हैंडराइटिंग है। हैंडराइटिंग बेहतर हो आप, चूँकि पता है अभी नोटिफिकेशन में दो चीज़ें आई हैं। पहला कि जूता मोजा पहन के आप जा सकते हैं, सरकार की तरफ से पहले ऑर्डर था कि आप जूता मोजा पहन के नहीं जा सकते हैं, लेकिन अब अभी ठंड को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है कि नहीं, आप जा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जितने सारे प्रश्न होंगे उनमें 100% एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया जाएगा। 100% एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, दोनों ही एग्ज़ाम में जितने, जैसे मान लीजिए 50 अगर ऑब्जेक्टिव आने थे तो वो 100 दिए होंगे आपको, और 100 में से आपको चूज करके 50 आंसर देने हैं। सब्जेक्टिव में भी चाहे जितने भी प्रश्न दिए गए हों, मान लीजिए 10-15 जो भी प्रश्न आएंगे लिखने के लिए, तो 15 प्रश्नों का जवाब देना है तो आपको 30 प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से 15 सिलेक्ट करके आपको जो ईजी हो, ये कोरोना को लेकर कहिए या बच्चों के रिजल्ट को लेकर कहिए, जो भी हो, इसका ऐसा निर्णय लिया गया है, ये उसकी अलग बात है। परीक्षा में कैसे लिखे, आपको पता है कि दो चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं ओएमआर शीट के लिए अलग से अभी समझाऊंगा, पहले मैं सब्जेक्टिव की बात कर दूं। सब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले पेज पे जो भी आपको फिलअप करना है अच्छे से पढ़ें। आप अपना एडमिट कार्ड अपने साथ ले जाएं ज़रूर। क्या क्या लेके जाएंगे वो भी मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहला चीज़, आप अपने साथ एडमिट कार्ड को ले लें, और अगर एडमिट कार्ड पर किसी का कोई भी चीज़ स्पष्ट ना हो तो अपने साथ रजिस्ट्रेशन का एक फ़ोटोकॉपी, जो अपने रजिस्ट्रेशन मिला होगा आपको कॉलेज से, रजिस्ट्रेशन स्लिप, ठीक है, उसका एक फ़ोटोकॉपी, जीरोक्स जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, उसको आप ले लें। ठीक है, जीरोक्स कॉपी अपने साथ रखे रहें, ओरिजिनल नहीं, इसको घर पे रख दें, ओरिजिनल इसका जीरोक्स ले लें। और एडमिट कार्ड का एक जीरोक्स कॉपी अपने घर रख दें। हो सकता है कभी कभी ना हड़बड़ी में वो आदमी भूल जाता है, कहीं गिर जाता है, तो बहुत परेशानी हो जाती है। इसका एक जीरोक्स कॉपी आप अपने घर पे रख दें, ओरिजिनल इसका लेके जाएं। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, इसका ओरिजिनल ले जाना है, और रजिस्ट्रेशन का स्लिप का जीरोक्स तब लेना है जब एडमिट कार्ड पे कोई भी चीज़ अस्पष्ट हो, अच्छे से ना समझ में आए तो। ठीक है, दो चीज़ें हुई। इसके बाद तीसरा चीज़, आपको ओएमआर शीट रंगने के लिए ना, जो ओएमआर शीट रंगने के लिए जो एक ब्लैक पेन आता है सिर्फ ओएमआर शीट रंगने के लिए, वो हल्का मोटा सा होता है। मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूँ। इस तरह के कुछ पेन होंगे, ठीक है,
आप इसे ले लें और एक नहीं 2 लेके जाएं ध्यान से। OMR शीट फिलअप करने वाला, ध्यान से मैं बता रहा हूँ उसको सुनिए, ठीक है। OMR शीट फिलअप करने वाला 2 पेन आप ज़रूर ले लें, ठीक है। चौथी बात, जो उस पर सब्जेक्टिव लिखने वाला जो है, ठीक है, उसे लिखने के लिए आप जो उपयुक्त हो, मुझे तो मैं तो सजेशन करूँगा आपको ब्लू पेन ही, ठीक है। इसमें तो ब्लैक पेन आपको लेना है OMR शीट रखने वाला, और ये आप ब्लू पेन लेके जाएं, ब्लू बॉल पेन, जो भी आप आराम से लिख पाते होंगे, ठीक है। उसमें सबसे जो भी हो आपकी सुविधा के अनुसार, वो कम से कम 2-3 जरूर रख लें, 3 रख लें। इसलिए देखो उस टाइम एग्ज़ाम के दौरान मान लो एक पेन काम करना बंद कर दिया, ठंड का माहौल है, आप ठंड में हैं, चल नहीं पाता है, ठीक है, नया पेन है, एट ए टाइम धोखा दे दे, जो भी कुछ भी हो सकता है, आप उस टाइम किससे मांगोगे? आपके एक एक टाइम का बड़ा महत्व होता है, और ये तब समझ में आएगा ना जब आप किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठोगे और वहाँ पर नंबर्स आपके मायने रखेंगे, तो फिर आप फॉर्म ही फिलअप नहीं कर पाओगे, ठीक है। बहुत सारे डिफेंस के एग्ज़ाम में इंटर के मार्क्स बहुत वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। इसके अलावा और कुछ ले जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप अच्छे से, सर्द की मौसम है तो अच्छे से कपड़े पहन के जाएं ज़रूर से। कुछ बातें जो है वो मैं बताऊँ अब, ठीक है। चलिए, सबसे पहली चीज़ हैंड राइटिंग की मैंने बात की थी कि आप कोशिश करें, बहुत सारे लोगों का हैंड राइटिंग बहुत गंदा होता है, फिर भी वो लिखते समय अच्छे से, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड लिखे तो थोड़ा स्पेस देके फिर अगला वर्ड लिखे, ताकि कम से कम चेक करने वाले को अच्छे से सब कुछ समझ में आए, ठीक है। अब गंदा लिखता है तो भी उसके लिए सबसे अच्छी उपाय है कि वो 2 शब्दों के बीच में थोड़ा सा गैप रखे, ठीक है। दूसरी चीज़, कोशिश करें कि सबसे स्टार्टिंग में, चूँकि बहुत कम प्रश्नों का जवाब देना है रिटेन में, तो आराम से, टाइम बहुत है, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। तो वैसे भी फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड, स्टार्टिंग से जब तक लगे कि टाइमिंग है मेरे पास, तो आराम से लिखे, एकदम सुंदर राइटिंग में, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हुए। और जब टाइम कम हो तो अंत में थोड़ा सा स्पीड में, हल्का फुल्का राइटिंग गंदा भी हो तो उतना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन स्टार्टिंग का बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़, हैंड राइटिंग के साथ बाद मैं ये आपको कहूँ कि जो भी आपको फिलअप करना है, चाहे वो OMR शीट हो या फिर कॉपी में हो, ठीक है, OMR शीट में या फिर रिटन कॉपी में, ठीक, दोनों ही जगह पे जितनी सारी चीज़ें पूछी जाएं उतना सटीक सटीक आप उसे जवाब दें अपने एडमिट कार्ड की सहायता से। एक भी जगह आप अगर गलत लिखेंगे, खास करके आपके 2 चीज़ें बहुत वैल्यू करते हैं, एक तो रोल नंबर और एक रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के आधार पर ही आपके मार्क्स इंक्लूड होते हैं वहाँ पे कंप्यूटर पे जो भी है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सब में कॉमन होंगे, एग्जामिनेशन का टाइमिंग, सब कुछ, शिफ्ट, ये सब बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगे, लेकिन रोल नंबर सबका अलग होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर सबका अलग होगा। रोल कोड भी बहुत सारे लोगों का, वो तो एक कॉलेज वाइज होता है तो सब सेम होता है, तो उससे बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। फिर भी रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको बहुत बेहद तरीके से, शांति से, आराम से और एकदम क्लियरली, बहुत सारे लोगों का राइटिंग गंदा भी है तो आराम से, अब अपने जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं गांव देहात के, तो उनको पता नहीं चलता है, वो चोरी करने के फेरे में दूसरे में से उसका रोल नंबर ही कॉपी कर देते हैं। आप ऐसा गलती ना करें, ठीक है, अच्छे से सब कुछ करें। आपको लगता हो ये तो बहुत आम चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी मैं बताऊँगा, ठीक है, जो आपके रिजल्ट को बेहतर करने का भरसक प्रयास करेगा, ठीक। आगे सुनिए ध्यान से। पहले हैंड राइटिंग पर ध्यान रखेंगे। दूसरा, फॉर्म फिलअप करते समय आराम से, आहिस्ते आहिस्ते हर एक चीज़ की जानकारी देंगे, ठीक है। तीसरी चीज़, बहुत सारे लोग पता है कि इंटर में मीडियम में गलती कर देते हैं, इस पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि आपको किस माध्यम में परीक्षा देनी है। मीडियम, अगर किसी का इंग्लिश है या हिंदी है, वो सारे लोग एक साथ ही बैठे होंगे, ठीक है, तो इंग्लिश वाले जो भी हो वो अपने लिपि में ध्यान रखेंगे। मैं लिपि की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लिपि आपसे पूछी जाएगी कि आप किस लिपि में देना चाहते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। तो इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, रोमन लिखेंगे, ठीक है, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे लिपि में, देवनागरी लिखेंगे। इसको ध्यान रखेंगे। और अगर एक बार आपने लिपि में लिख दिया रोमन, तो फिर अंदर सारे जो भी जवाब हैं आपके प्रश्नों के, वो सारे इंग्लिश में लिखना होगा। और अगर देवनागरी लिखा है तो सारे सवालों के जवाब आपको किस भाषा में देनी होगी, हिंदी में देनी होगी। इसका खासा ध्यान रखें। ये नहीं कि आगे इंग्लिश लिख दिए
रोमन में और फिर अंदर में हिंदी में आंसर लिख दिए। तो अगर वो जो कॉपी चेक कर रहे हैं एग्जामिनी वो अगर सचेत हों तो आपके सारे सवालों को काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने जो जवाब दिया है वो उसके योग्य नहीं है, ठीक है। आगे चौथी चीज़ ध्यान रखेंगे, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूँ, सपोज किया जाए एज सून एज, मैंने कोई वर्ड लिखा, ठीक है, एज सून एज, और फिर अगर मान लो ये गलत हो गया तो बहुत सारे लोग इसको ऐसे करते हैं, पूरा एकदम ऐसे गंदा कर देते हैं, ऐसे गंदा कर देते हैं, और ऐसे गंदा करते हैं तो उनके मार्क्स पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ध्यान रखेंगे। इसलिए अगर आप कोई भी वर्ड अगर गलत लिख दिया गया हो तो आप ऐसे आहिंदे से काट दें, फिर आगे लिखें, ताकि आप जितना साफ सुथरा लिखेंगे आपको मार्क्स उतना अच्छा प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये कटिंग करने पे बड़ा ध्यान रखना होगा। अगली एक चीज़ बड़ा मैं ये भी अगर कोई हिंदी में किसी प्रश्न का जवाब दे रहा हो, मतलब किसी सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी का एग्ज़ाम होगा उसमें हिंदी दे रहे होंगे, बाकी साइंस में या फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे हिंदी मीडियम में, तो उसमें भी एक बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जैसे लाइनिंग आपको बना हुआ है, ठीक है, और उस लाइनिंग पे जैसे आप पहले सवाल का जवाब लिख रहे हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का दिए, फिर उसका आप जो भी आंसर या उत्तर जो भी लिखा, ठीक है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो आप जैसे ही फर्स्ट लाइन में स्टार्ट करेंगे तो अपनी जो भी चौथाई का जो हिस्सा है, जितना हिस्सा उतना छोड़ देंगे, मतलब कुछ टिक वगैरह नहीं करना है, थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देंगे, लगभग 2-2.5-3 सेंटीमीटर, और फिर वहाँ से लिखना, जैसे मान लीजिए यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, दोनों ही भाषाओं में अगर आप किसी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि क्वेश्चन नंबर लिखें, सॉल्यूशन लिखना है या आंसर लिखना है या उत्तर लिखना है, जो भी है यहाँ पे लिखे, फिर अपना डैश दे, और थोड़ा सा ये मान लीजिए ये तो आपको चौथाई में लिखना होगा, ये चौथाई के अंदर लिखना होगा, चौथाई के बाद जो ये हिस्सा जो आपको लिखने वाला है, आंसर देने वाला, उसमें फर्स्ट लाइन में थोड़ा सा जगह छोड़ करके स्पेस इतना जितना जो आप चौथाई में छोड़े हैं, उसके बाद आप सवाल का जवाब देना शुरू करें, जैसे राम आम खाता है, जो भी आप लिख रहे हो, इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी जिस हिसाब से, उसके बाद सेकेंड लाइन आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मैं आपको एक बस हिंट्स कर रहा हूँ, बात को समझ रहे हैं। फर्स्ट लाइन में ये लिखने का तरीका है, जैसे पैराग्राफ चेंज करते हैं उसी प्रकार से ये चीज़ें हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखेंगे, इसको मैं 6 नंबर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग, जैसे मान लिया से लाइनिंग बना हुआ है और आप कोई सेंटेंस लिखते हुए जा रहे हैं, सपोज कीजिए, और यहाँ ख़त्म हुआ, अभी लाइनिंग यहाँ है, तो पैराग्राफ चेंज करना है तो यहाँ से लोग शुरू करते हैं, अब जहाँ ये ख़त्म हुआ वहाँ से शुरू करते हैं, ये गलत है तरीका। पैराग्राफ चेंज करने का मतलब हुआ कि आप लिख रहे हो और लिखते लिखते अगर वो लाइन सपोज करो यहाँ ख़त्म हो या यहाँ ख़त्म हो या यहाँ कहीं ख़त्म हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट लाइन आप वहाँ से शुरू करोगे, जितना चौथाई का हिस्सा आप छोड़े हो उतना जगह छोड़ करके, जैसे मान लो अगर चौथाई 3 सेंटीमीटर का है तो लगभग यहाँ से छोड़ करके, चाहे वो कहीं ख़त्म हो, स्टार्टिंग नेक्स्ट लाइन का यहाँ से होगा, जो भी हो। बातों को अच्छे से समझें, अगर आपको परेशानी हो तो थोड़ा सा स्पीड को कम कर लें, अगर समझ गए हो तो स्पीड को बढ़ा ले, जो भी हो, मतलब अच्छे से पूरी बातों को सीखें और ध्यान से सुने, ठीक है। ये लिखने की बात हुई, ठीक है। एक चीज़ और मैं कहता हूँ, बहुत सारे लोग इसे गलत कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि 7 नंबर टिप्स में ध्यान रखेंगे कि किसी सवाल का जवाब उन्होंने यहाँ लिखा और जो भी हो लिख दिया, और फिर वो चालाकी में ये है कि फिर मैं पीछे ये आंसर लिख देता हूँ तो मुझे 2 बार नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो सारे सिस्टम्स बिहार बोर्ड के हैं, वो आपको 2 बार नंबर नहीं मिल पाएंगे। फिर भी कुछ लोग यहाँ प्रश्न बनाए और वो हो सकता है गलत बन गया, बाद में उनको याद पड़ा कि मैंने तो गलत बना दिया, तो फिर वो हड़बड़ी में अगले पेज पे कहीं दूसरी जगह उसका जवाब लिख दिए, सही बना दिए, और इसको काटे नहीं, इसको आपने कट नहीं किया। तो फिर याद रखें, पहले अगर 7 नंबर का सवाल, मतलब मान लीजिए कोई भी प्रश्न का जवाब है, मान लीजिए ये 5 नंबर का कोई सवाल है और उसका आपने आंसर दिया है, और यहाँ भी 5 नंबर का आंसर दिया है अगले पेज पे कहीं,
और आपने इसको कट नहीं किया है तो वो पहले इसी को चेक कर लेगा, और अगर इसको चेक करके चाहे वो आपको 0 नंबर दे या 1 नंबर दे, जो भी नंबर दे दिया, फिर आपके बाद आने वाले जो उसी नंबर के आंसर है वो चाहे कितना ही सही हो वो आपको काट दिया जाएगा या रिपीटेड लिख दिया जाएगा। ध्यान से समझिए मेरी बातों को, ठीक है, क्योंकि आपने दोबारा ये प्रश्न लिखा है, यानी कि सही होते हुए आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। पहले जो चेक कर दिया गया उसी का नंबर आपको जोड़ा जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आप किसी प्रश्न को दोबारा से जवाब दे रहे हैं सही में, तो पहले वाले जो गलत आंसर उसको जरूर कट कर दें, तब आपको बाद वाले प्रश्न को चेक किया जाएगा। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे अभी और भी चीज़ें हैं, उसे भी देखेंगे हम लोग। ये सब लिखने के मायने हैं जिससे आप बेहतर रिजल्ट ले आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई? आगे देखिए कुछ और भी बातें हैं। 7 नंबर के बाद 8 नंबर में आपको डिस्कस करूँ, ठीक है, 8वें नंबर। अब मैं आपको ये बता रहा था कि ये तो आपको समझ में आएगी कि कॉपी में कहीं भी 2 सवालों को एक ही सवाल का जवाब 2 जगह लिखे गए तो मुझे पहले वाले को कट कर देना होगा जो गलत बना दिया गया होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ये हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर आप एक प्रश्न का जवाब दे दिए सही से, जैसे मान लीजिए आपने किसी सवाल का जवाब दे दिया, ठीक है, जो भी सवाल का जवाब है, तो उस सवाल का जवाब पूरा होते ही एक लाइन गैप छोड़ देंगे और फिर जैसे ये लाइन पूरा छोड़ देंगे ऐसे ही ब्लैंक, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसका आप आंसर लिखोगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी 2 सवालों के जवाब के बीच में एक लाइन गैप छोड़ना होगा ताकि पता चल सके कि आपने पहला का जवाब दिया है, दूसरा का जवाब दिया। जितना क्लियरली होगा, स्पष्ट होगा, दोनों मीडियम की बात मैं कह रहा हूँ, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, मीडियम बहुत बड़ा मायने नहीं करता है। आपकी लिखावट, आपका रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। इसी से आपकी पहचान होगी कि आपका नॉलेज कितना है, आपका किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने का तरीका क्या है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। 2 सवालों के जवाब के बीच में एक गैप जरूर छोड़ना है। आप कोई लाइनिंग वगैरह नहीं करेंगे, जितना साफ सुथरा रहेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे 9वां नंबर टिप्स पे ध्यान रखेंगे। अगला नंबर टिप्स ये है, ठीक है, कि जैसे एक सेकेंड ठहरिएगा, मैं आपको थोड़ा सा चलिए, ठीक है, ओके। तो मैं क्या कर रहा था कि 2 जब सवालों के बीच में एक आपको लाइन छोड़ना है गैप के लिए, ताकि आप आराम से उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकें, साफ सुथरा दिखा सकें। एक चीज़ और बड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे आप सब्जेक्टिव प्रश्नों को जवाब देंगे तो उसमें एक चीज़ होती है, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि मैं सीरियली लिखूं। जैसे आपको 20 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें से आपको 10 का ही जवाब देना है, तो आप भी प्रयास करें कि लाइन से 10 क्वेश्चन का जवाब दे सके, कोशिश करें। हो सकता है कि लाइन से ही आपको 10 सवाल अच्छे से आते होंगे, ठीक है। क्योंकि आप सीरियली यदि लिखते हो, जैसे मान लो 10 क्वेश्चन है तो पहला का जवाब दिए, दूसरा का जवाब दिए, तीसरा का जवाब दिए, चौथा, सीरियली अगर जवाब देते हो तो थोड़ा वो सोचता है कि इसका मतलब इसको सब याद है, इसलिए कि क्वेश्चन का सेटिंग चाहे कैसा भी हो, वो लाइन से एग्जामिनर जो है वो आंसर दे रहा है, इसका मतलब परीक्षार्थी बहुत जानकार व्यक्ति है, ठीक है। फिर भी अगर किसी को नहीं याद है तो आप पहले ही क्वेश्चन मिलते ही सबसे पहले आप सिलेक्ट आउट कीजिए, 5-10 मिनट समय दे दीजिए, पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए कि उनमें से जितने प्रश्न हमें जवाब देने हैं उनमें से कितने ऐसे प्रश्न हैं जिसका मैं जवाब अच्छे से जानता हूँ। मान लीजिए 20 प्रश्न दिए गए हैं और 10 के जवाब देने हैं, तो 10 आप चुन लीजिए कि इनमें से कौन ऐसा 10 क्वेश्चन है जिसका मुझे अच्छी से उसका जो एग्जाम्पल के साथ उसका डिफिनीशन, जो भी प्रश्न में पूछा गया है, उन सारे सवालों के जवाब आपको पता है, जिस पर पूरा लगे कि कॉन्फिडेंस है कि मैं इसका जवाब अच्छे से देख सकता हूँ, उसको आप टिक कर लें और फिर उसमें से सीरियली लिखना शुरू करें। ये ध्यान रखें। मैं क्या कहा, जैसे मान लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, मान लीजिए हमको इसमें से 3 क्वेश्चन जवाब देने हैं और मुझे दूसरा क्वेश्चन बढ़िया से आता है, चौथा नंबर क्वेश्चन आता है, 5वां नंबर क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं लिखना शुरू करूँ तो पहले दूसरा का जवाब, फिर चौथा का जवाब, फिर 5वां का जवाब, ऐसे सीरियली बाय लिखेंगे। नहीं कि पहले 5वां लिख देंगे, फिर चौथा लिखेंगे, फिर दूसरा, ऐसे नहीं।
पहले आप क्वेश्चन में सिलेक्ट कर लें, जो भी मतलब डॉट लगा लें, टिक कर लें, जो भी हो, कि पता चल जाए कि मुझे ये क्वेश्चन याद है। अब छांटना नहीं है, बस अब लिखना शुरू किए तो बस लिखना शुरू किए। जो जो क्वेश्चन मैंने टिक किया है, जितने प्रश्नों को पूछ रहा है, 3 कहा है तो मैं 3 ही लिखूंगा, एक्स्ट्रा नहीं लिखूंगा, ठीक है। बस उन तीनों को अच्छे से लिखूंगा और जो मुझे अच्छे से सब कुछ उसमें से जानकारी होगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए पहले तो कोशिश करना है कि सीरियल लिखें, नहीं अगर सीरियल आ रहा है तो फिर सिलेक्शन में आप उसको चुन लें, पहले सिलेक्ट ही कर लें, सिलेक्ट के बाद कोशिश करें कि सीरियल ही मिल जाए। नहीं मिल पा रहा है तो कोई रिस्क नहीं लेना है, उसमें से जो चूज किए हैं उनको सीरियली जरूर सजा के लिखें, ठीक है। मैंने अभी एक चीज़ यहाँ पे कही, ध्यान रखने वाली बात है, बहुत सारे लोग नहीं लिख पाते हैं ऐसा, मैं उसको समझा देता हूँ आपको। जैसे सपोज किया जाए कि आप किसी प्रश्न का जवाब दे रहे हो, ठीक है, तो ये आपका चौथाई वाला हिस्सा है, वो आप शायद लाइनिंग किया हुआ आ रहा है पहले से ही, ऐसे आपको लाइनिंग किया हुआ है। 10वां नंबर टिप्स में ध्यान रखेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर जो प्रश्न आप जवाब दे रहे हो, दूसरा का जवाब दे रहे हो, तो यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ अगर इंग्लिश में आंसर दे रहे हो तो आप यहाँ पे आंसर लिखोगे, ठीक है। और अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो उत्तर लिखोगे, ठीक है। और अगर आपको गणित में मैथ सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखोगे। क्या लिखोगे? सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान रखेंगे तीनों चीज़ों को, और उसके बाद इधर आप उसको सॉल्व करोगे, बनाओगे, ठीक है। बहुत आराम से समझ रहे हो, ठीक। दूसरी चीज़, ये तो हो गई सब चीज़ लिखने वाली बात है। अब इसके बाद 11वें टिप्स की मैं बात करूँ, OMR शीट की। OMR शीट में अच्छा एक चीज़ और अक्सर छूट गया, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वो आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखे होते हैं कि जो भी पेज ब्लैंक छूट जाता है आप उसको कट कर दिया करें, एक सिंगल लाइन तिरछा आरी तिरछी लाइन खींच दे, जितने सारे पेज खाली रह जाएंगे पूरे जवाब देने के बाद पूरी तरह से, ठीक है, तो उसको आप कट कर दें। सबसे लास्ट पेज पे जाकर के जो जो खाली है उसको आप कट कर दें। एक चीज़ और, अगर आपको मैथ वगैरह में रफ करना है, ठीक है, तो सबसे लास्ट पेज पे आप रफ लिख दें। हिंदी में अगर बना रहे हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में यूज कर रहे हैं तो इंग्लिश में, ROUGH। बहुत लोग रफ का अंग्रेजी भी नहीं जानते हैं गलती कर देते हैं, ठीक है, प्रेशराइज हो जाते हैं, ठीक है। प्रेशर को कैसे कम करना मैं सब पे बात करूंगा, आप तनिक भी टेंशन ना लें, बस आराम से वीडियोस को देखें, समझें। मैं हर एक चीज़ धीरे धीरे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो रफ लिख देंगे और उसके बाद उस पर अपना जो भी रफ करना है उसको रफ कर लेंगे उस पर, ठीक है। कोई टेंशन यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे की बात सुनते हैं। तो रफ तक की बात आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 इसमें टॉपिक्स मैंने आपको डिस्कस किए यहाँ से। अब आगे की कुछ और भी बातें हैं जिससे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहला चीज़ है OMR शीट रंगना, ठीक है। ये मैं आपको 13 नंबर पे बता रहा हूँ, ठीक है। OMR शीट में आपको जो भी करना होगा, इस तरह के मैंने पेन से कहा करना होगा, क्योंकि जल्दी कर देंगे। ये थोड़ा सा मोटा होता है, इसका जो आगे वाला जो नीब होता है वो मोटा होता है, उससे आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और कि ये मैं वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, दोनों में ये लागू होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें, इन सब बातों को आप खुद भी देखें और लोगों को शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इससे जानकारी हो सके। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जगह पे बस पढ़ाया जाता है कैसे एग्ज़ाम देना, इसके बारे में तो तैयारी नहीं कराई जाती कि एग्ज़ाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो वो लोग वहाँ जाके अब वहाँ पे क्लास में इन्विजिलेटर से, शिक्षक से अपना पूछने लगते हैं, परेशान करते हैं, सर कैसे, कहाँ क्या भरना है, क्या करना है, ठीक है। तो इन सब की जानकारी उनको भी भेज करके जागरूक करें, ठीक है। आज रात आप इसे आराम से देखें और देख करके आराम करें, फिर सुबह उठें, फिर क्या करना है वो सब मैं बात करूँगा, ठीक है। तो OMR शीट पे इस तरह के पेन से जो OMR शीट रखने वाला मैंने बताया उससे आप भरोगे, और जो भी गोले दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बातों को। तो जैसे मान लो यहाँ नंबर बने हुए हैं, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी ऑप्शंस है कैसे उसको जल्दी से फास्ट कैलकुलेशन करोगे, मेरी बात को समझो। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में देख लो कि जो भी यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चन, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ABCD, ABCD, ठीक है, ABCD। तो उसमें से 50 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गलती कैसे होगी ये समझो। चूंकि 100 क्वेश्चन दिए गए हैं
उनमें से 50 चूज करना है। आपको OMR शीट पर भी कितने बने होंगे, 100 बने होंगे, ठीक है। 100 गोले, आपको 100 का आंसर ऐसे गोलों के रूप में दिया गया होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसमें से 50 चूज करना है, 50 ही बनाना है, और जिस नंबर वाला आप बनाओगे उसी नंबर वाला, मान लो बनाए हो आप 95 नंबर का, तो ये 95 नंबर वाले में ही भरोगे। ये नहीं कि 50 बना दिए फिर लाइन से यहाँ 50 को भर दोगे, पहला का दूसरा का, ऐसे गलत हो जाएगा। जिस नंबर वाले क्वेश्चन को तुमने सॉल्व किए हो उसी नंबर वाले प्रश्न में आपको गोला को भरना होगा। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे लोग ये भी गलती कर सकते हैं। खैर, अब क्या करना, पहले क्वेश्चन पढ़ना फटाक से। क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहीं पे देखना कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। मान लो बी सही है, सी सही है, पहले बी पे हल्का सा, जो भी अगर नहीं लगाओगे तो कोई बात नहीं है, लगा दोगे तो घर पे आके थोड़ा सा मैच करने में परेशानी नहीं होती है, ठीक है। वहाँ भूल जाते हो कि क्या मैंने लगाया था। तो जो भी हो, अगर तुम समझ जा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हल्का सा डॉट, ताकि पता चल जाए कि मैंने ये इसको चूज किया है। और उसके बाद क्या करना कि जैसे ही पहला का मुझे कॉन्फिडेंस के साथ पता चला कि हाँ ये बी ऑप्शन सही है, तो मैं पहला वाले के बी में, जहाँ पर इसमें लिखा रहेगा ABCD, तो बी वाले में हल्का सा कुछ रंग दिया ताकि पता चले कि बी है। उस टाइम रंगेंगे नहीं हम लोग, देखो कैसे करना है काम। अगर तुम फिर रंगने शुरू कर दोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। पहले तुमको बस सिलेक्ट करना है, यहाँ पर टिक कर देना है, ताकि उस टाइम ऐसे बी, ऐसे सी, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, जो सही है उसमें हल्का सा डॉट कर दो, कुछ पता चलेगा हाँ ये मुझे ये रंगना है बस। दूसरा का मान लो ए सही है तो इस दूसरे के ए वाले में हल्का सा रंग देंगे। तीसरा का मान लो डी सही है तो तीसरा में जहाँ डी होगा उसको हम रंग देंगे। और फिर ऐसे ही कम से कम 15 क्वेश्चन देख लिए तो थोड़ा रुक जाएंगे, और फिर चुपचाप पहले 15 प्रश्नों को ऐसे रंगेंगे आराम से। और रंगना भी बड़ा ढंग से है कि बाहर भी ना निकले और अंदर कुछ बाकी भी ना रहे, ठीक है। तो आराम से इस पूरे गोले को डीपली ब्लैक पेन से रंग देना है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये नहीं कि एक बना लिए फिर एक रंगना शुरू किए, एक बना लिए फिर एक रंगना शुरू किए, एक बना लिए फिर, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। आपको मान लो 50 ऑब्जेक्टिव्स का जवाब देना है अगर, ठीक है, जितने ऑब्जेक्टिव्स देने होंगे उसको कुछ टर्म्स में बांट दो। मान लो 50 है तो 20, 20, 10 कर लो, ठीक है। पहले 20 क्वेश्चन चेक कर लो, फिर 20 को रंग लो, फिर 20 बनाओ, फिर 20 को रंग लो, और फिर 10 रंग लो। क्योंकि तुम्हें पता है कि जो भी टाइमिंग दिए गए हैं उस टाइमिंग में आराम से तुम कर लोगे। हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम पर भी ध्यान देना, ठीक है। एक ही बार 50 कर लोगे तो पता चलेगा करने ही में टाइम खत्म हो गया, रंग भी नहीं पाए, ठीक है। तो ये 20 और ये 20 करने के बाद तुमको खुद पता चलेगा मेरे पास टाइम कितना है, ठीक है। तो उसके बाद तुमको क्या करना होगा, उसके बाद तुम रिस्क भी ले सकते हो कि बस 40 के बाद हम नहीं अब रंगेंगे, अब पहले जो जो आ रहा हो, मान लो एगो 41वां समझ में आया तो पहले एगो रंगेंगे, फिर 42वां समझ आया तो उसको रंग लेंगे, कि अब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हम रंग सकें। ऐसे उम्मीद है आप पूरा रंग लोगे, लेकिन कैसे रंगना है उसके लिए ये का जो तरीका है काफ़ी कारगर साबित होगा। आप 20 पहले क्वेश्चन देख लो, इसमें टिक करते जाओ, 20 रंग लो, फिर 20 अगला देखो, फिर उसको भी रंग लो, और फिर 10 बचेगा तो फिर एक एक करके तुम देखते जाना, रंगते जाना, ताकि टाइम पे जमा करते करते तुम मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओ। नहीं तो एक ही बार 50 देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, एक एक करके शुरू से देखोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका आप अपनाओगे। मैंने दूसरा चीज़ जो कहा कि जिस नंबर वाला प्रश्न तुम आंसर दोगे उसी नंबर के जो यहाँ कॉलम है उसमें आपको ऑप्शंस को रंगना होगा, ठीक है। और ऐसे रंगना होगा कि ना बाहर निकले ना अंदर कहीं खाली रह जाए। पूरी आराम से देख करके, पूरी मतलब सतर्कता से, अलर्टली उसको जो है कि नहीं आपको बनाना होगा, ठीक है। ये OMR शीट को ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ मैंने क्या कहा, पहले क्वेश्चन को आराम से देख लो, पूरा एकदम कॉन्फिडेंस हो जाए पहले कि हाँ ये ऑप्शन सही है, उसी को रंगना। ये नहीं कि एक बार रंग दिए फिर उसको ऐसे कट कर दोगे, वाइटनर मार दोगे, फिर मैं इसको रंग दूंगा। एक बार जहाँ कुछ छेड़छाड़ किए वो पूरी तरह से गलत मान लिया जाएगा, इसलिए ध्यान रखेंगे। आपको पूरा यहाँ कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ B नंबर ऑप्शन सही है, तो ही आपको यहाँ का B नंबर आपको चूज करना होगा, ठीक है। हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। ये अलग बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी मैं पहले जिस पर पूरा विश्वास हो उसी को बनाएंगे। इसीलिए मैंने कहा पहले क्वेश्चन को देख लो, चुन लो 20, इसमें से मुझे अच्छे से कौन कौन आ रहा है देखते जाओ, जिस पर पूरा कॉन्फिडेंस हो रंग दो, फिर गिन लो मेरा 20 हो गया, बस रुक जाओ भाई, वो तो पता चल जाएगा ना मैं 20 कर दिया, ठीक है।
पूरे क्वेश्चन में जो सबसे आसान होगा उसी को बनाओ, ज़्यादा रिस्क के फेरे में नहीं है। रिस्क करोगे तो दुगना नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे, चूंकि 100 क्वेश्चन है तो ज़रूरी है कि 50 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत ईजी होंगे, ठीक है, और आप आराम से दे सकते हो। और मैंने कहा कि आपको कुछ विशेष कैसे पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन आपके फ़ायदे के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। OMR शीट की भी बात समझ में आ गई। OMR शीट फिलअप करने में बड़ा ध्यान रखना, जैसे जो जहाँ रिक्वायरमेंट होगा, पूछ रहा होगा जिस चीज़ के बारे में, उसको अच्छे से भरना, कहीं गलती ना करना, क्योंकि वाइटनर वगैरह करोगे तुम्हें परेशानी होगी उससे, ठीक है। ये सब नहीं करना है, ठीक, आराम से उसको भरोगे, ठीक है। चलो, ये तो रहा आपको भरने, एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करने, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में। अब एक अलग सा मुद्दा है कि परीक्षा देकर आए तो ये परीक्षा में जाए कैसे, सबसे पहली चीज़, और परीक्षा दे के आए तो क्या पढ़ें उस टाइम कि भाई अगले दिन मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो उनसे, ठीक है। तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किए देता हूँ। सबसे पहली चीज़ एक ध्यान रखो, जिसको भी परीक्षा देने जानी है वो इस बात का खासा ध्यान रखिएगा कि परीक्षा के दिन प्रातःकाल जैसे ही आप उठें, पहले तो आप पूरी नींद लोगे, ठीक है, आराम से। जिस दिन एग्ज़ाम है उसके पहले दिन आप आराम से सो लो, कम से कम 6-7 घंटा आराम से सो। किसी की बात में आने की ज़रूरत नहीं है कि हमको क्या बोलते हैं 8 घंटे सोने की ज़रूरत है या नहीं, उस दिन ज़्यादा पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रेशराइज हो जाओगे, ठीक है। जितना पढ़ना था तुमने पढ़ लिया, ठीक है, नहीं पढ़े तो ये तुम्हारी गलती थी। अभी तुम्हारा यही उपयुक्त समय है कि तुम उसके एक दिन पहले अच्छे से नींद लो, बाकी जितने समय जग रहे हो उस टाइम पढ़ो। और पढ़ने में भी मैंने कहा था बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से बेहतर है अभी आपको सबसे पहले 3 चीज़ें पढ़नी होंगी। एक तो क्वेश्चन बैंक, उसमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट हैं उसी को एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। और दूसरा, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव्स के बुक हो तो उसे आप प्रेफर कर सकते हो, उसे आप देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव बुक्स जो आप पढ़े हो पहले से, या जो भी गाइड वगैरह देखे हो, जो भी आप पढ़े हो उसी को पढ़ना, नया चीज़ नहीं पढ़ना। नया चीज़ पढ़ोगे तो फिर जो पहले पढ़े वो भी याद रहेगा और नया चीज़ तो भूल ही जाओगे, ठीक है। ये ध्यान रखो, क्वेश्चन बैंक को पढ़ो, ऑब्जेक्टिव बुक्स को पढ़ लो, गाइड को पढ़ लो। उसमें भी जो अगर कहीं से तुम्हें कुछ गेस वगैरह कोई मिला है, जैसे मैंने मैथ का गेस तो डाल दिया है, तो मैथ का गेस उसको देख लेना। उसको देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सिलेक्टिव उसको चूज किया है जो आपको फ़ायदेमंद पहुंचा सकता है, ठीक है। खैर, आगे एक बात समझते हैं। अब आपको आराम से 6-7 घंटे की नींद लेनी है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से सो लो, सुबह उठो और देखो, सुबह उठते ही आप अपना नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होना और होकर के जिस भी इष्ट में आपकी विश्वास होगी, ये बहुत बड़ा कारगर साबित होगा आपके लिए। जिस भी इष्ट में, जिससे भी आप अपना इष्ट मानते होगे, देवता, भगवान, जो भी ईश्वर, अल्लाह, जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, ठीक है, उसे आप ज़रूर प्रणाम वगैरह करें। जो भी है उनसे कहें कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है आप जाकर चोरी ना करें। देखो, मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, अगर आप ईमानदारी बरतोगे तो ईश्वर आपको साथ देगा। ईश्वर साथ देगा मतलब क्यों हो सकता है कि आसान प्रश्न ही आपको मिल जाए, ठीक है। तो अच्छा, एक बात मैं छोड़ दिया, अगर क्वेश्चन में हो सकता है कि शायद वो क्या बोलते हैं 4 सेक्शन में, 4 सीरीज में हो, ABCD करके, तो आप उसको ज़रूर अपने आंसर बुकलेट में ज़रूर भरें। जैसे मान लीजिए अगर आपको जो क्वेश्चन मिला वो A नंबर वाला मिला, A सीरीज वाला, तो अपना A जरूर भरें। किसी को B मिला है तो B भरे, C मिला है तो C। 4 सीरीज शायद मैंने सुना है, अभी कन्फर्मेशन के साथ में मैं नहीं कह सकता हूँ इसको। अगर सीरीज हो तो आप सीरीज जहाँ कॉपी में भरना होगा ज़रूर भरें। अगर सीरीज न भरेंगे तो फिर मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पूरी सतर्कता से उसमें जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए होंगे 5-6 मिनट आराम से दे, टाइम बहुत है, आराम से आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ो, उसमें जो भी आपको सीरीज अगर दिया होगा क्वेश्चन पे, तो वो तो क्वेश्चन पहले ही मिल जाएगा आपको, तो उसको सीरीज का जो भी नंबर हो, ABCD जो भी हो, उसको आप अपने कॉपी में जरूर लिखिए, जहाँ अप्रोप्रिएट वहाँ पे दिया हो भरने के लिए, उचित रूप से उसको आप भर, ठीक। मैंने कहा ईमानदारी की मैं बात कर रहा था, ठीक है। आपको पता है कि मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं, और मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ तो सबको पता ही है, सब कोई देख सकता है कि बिहार बोर्ड में चोरी किसी से न बंद होता है, न बंद है, न बंद होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ सब लोग मिली जुली हैं। मैं बड़ा फ्रेंकली बोल रहा हूँ, इस बात को समझिए आप, ठीक है।
तो कहने का मतलब क्या है, फिर भी मेरी अपनी जो नैतिकता है मुझसे जरूर प्रकट करूं कि आप ईमानदारी से एग्ज़ाम दें। अगर 2 क्वेश्चन कम लिखे लेकिन आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि मैंने सवालों का जवाब खुद से दिया है, इसलिए ईमानदारी से एग्ज़ाम देने जाएं। ठीक है, कोई चोरी की भावना ना हो, वहाँ मिले भी तो आप नकार दें, फिर आपकी जो वसूल है, जो आपकी ईमानदारी, वो आपको बाहर आएगा, वो आपके अंदर प्रदर्शित होगा। ठीक है, आप पे निखार लाएगा उसमें। ध्यान से समझिए इस बातों को। ठीक है, ऑनेस्टली द बेस्ट पॉलिसी केवल पढ़ने से नहीं होगा, उसको आपको बिहेवियर में लाना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि आप अपने इष्ट को भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा जो भी कार्य है उसे सफल करें। ठीक है, संपन्न करें। जो भी अपनी विनती है, प्रार्थना है, भगवान से करें। ठीक है, नहीं कहने आए तो तुम्हें माता ही पढ़ लीजिए, उनके सामने स्तुति कर लें, भगवान को याद करें। और फिर परीक्षा हॉल में जाने के वक्त ध्यान रखें, अपने घर में जितने भी बड़े बूढ़े हों उन सबको प्रणाम करें। अपने से बड़े जो भी हों, उनके आशीर्वाद में बड़ा एक पावर होता है। ठीक है, तो इसलिए सब लोग, अगर कोई किसी को शर्म आए ना तो उस दिन के लिए शर्म भूल जाओ, सबको प्रणाम करो। जैसे घर में अगर बड़े भैया ही हैं, साथ में रहने वाले दीदी ही हैं, वो थोड़ी सी बड़ी है तो क्या हो गया, हम लोग उसको प्रणाम नहीं करते, कह रहे हम तो माता पिता को कर लिए। नहीं, आपका फ़र्ज है, आप अपने से बड़े हर लोगों को, जो भी हो, सबको प्रणाम करें। ठीक है, बात को ध्यान से समझिए, सबको प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद आप घर से निकले तो याद रखिए, देखिए कुछ और भी क्राइटेरिया हैं, मैं उसको बताता हूँ। ये मैंने लिख दिया कुछ लाइट वगैरह, अच्छा ठीक है कुछ मैं जल्दी ख़त्म कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूँ मेल, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, और एक फीमेल होगा। ठीक है, तो मेल जो होगा उसका राइट साइड, ठीक है, और फीमेल जो होगी उसका लेफ्ट साइड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेल जो है वो अपने घर से निकलते समय राइट जो पैर है, दाहिना पैर, उसे बाहर निकालें और एग्ज़ाम में इन करते समय दाहिना पैर ही पहले डालें। इस बात को बड़ा ध्यान से सुनिए। और फीमेल जो है घर से निकलते वक्त, इसको मतलब शुभ लक्षण के तौर पे देखें। ठीक है, लेफ्ट पैर पहले निकालें और जहाँ एग्ज़ाम देने जा रहे सेंटर पे, वो हड़बड़ी में पता नहीं चलता है, ध्यान रखें। वहाँ पे इतनी बेचैनी, इतनी भीड़ होती, लोग ध्यान देते, लेकिन हाँ, जो सतर्क है वो हर जगह ध्यान देता है। एग्ज़ाम में इन करते समय, घर से निकलते समय और या में इन करते समय, दोनों ही जगह फीमेल लेफ्ट पैर को, मतलब बाएं पैर को, और मेल राइट पैर, लेफ्ट दाहिने पैर को सबसे पहले बाहर निकाले घर से और वहाँ परीक्षा हॉल में पहले उसी को डालें। ठीक है, अब मेन गेट पर ही डाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। जिस एग्ज़ाम सेंटर पर आपको पड़ा है वहाँ पर पहले वही डाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, एग्जामिनेशन हॉल में के पास फर्स्ट डे है तो आप कोशिश करें कि मैं आधा घंटा पहले वहाँ एकदम प्रेजेंट हो जाऊँ किसी कीमत पर। ऐसे तो होने के लिए 45 मिनट पहले भी जा सकते हैं, 45 मिनट सॉरी, ठीक है, 45 मिनट पहले जाएं। अगर ऐसा पॉसिबल ना है तो 30 मिनट पहले ज़रूर जाएं। ठंड का माहौल है, थोड़ा जा करके हाथ वगैरह अपना रगड़ लें, ताकि वो क्या होता है, स्पर्श करने से हाथ थोड़ा सा गर्मी आ जाएगी, फिर आराम से कलम वगैरह से आप लिख सकेंगे। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखें। ठीक है, और उस दिन किसी से झगड़ा वगड़ा ना करें। बहुत सारे लोग गुस्से वाले होते हैं, हर बात पे झगड़ा। ठीक है, कोशिश करें। एक सबसे बड़ा चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप जिस सब्जेक्ट की परीक्षा दे रहे हो और वो सब्जेक्ट जिस टीचर से पढ़े हो, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, जिस गुरु में, आप उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते वक्त उस टीचर को एक बार जरूर स्मरण करें और फिर आप जवाब दो, उसका आंसर लिखो। बहुत बड़ी शक्ति आपको एक साथ देगी। ठीक है, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ होगा। समझ रहे हो? जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में जिससे भी आप कोचिंग किए हो, अगर आप उसे कुछ अपशब्द भी कहो तो क्षमा मांग लो, समझ गए, और उसी को याद करते हुए आप उसका जवाब दो। फिर आप नहीं लिखोगे, आपका गुरु लिखेगा। ये आप नहीं समझते हो। ठीक है, गुरु की बहुत बड़ी महिमा होती है। ठीक है, गुरु बिन ज्ञान न हो। इन सब बातों को आप ध्यान में रखो। ठीक है, एक अंतिम बात मैं कहूँ, उस दिन झगड़ा वगैरह नहीं करना है, मैंने कहा। और जिस परीक्षा में, जिस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर को आप अपने एक बार याद करो और फिर एग्ज़ाम में भगवान को प्रणाम करके लिखना शुरू करो। हाँ, पहले भगवान को, ईश्वर को याद करके ही लिखना शुरू करना। कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, बस याद करना है उनको और फिर अपना कार्य शुरू करना। और फिर कार्य इतना अच्छे से करना है कि रिजल्ट अच्छा आ जाए। ठीक है, दूसरी चीज़,
बड़ा इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ, एग्ज़ाम देकर आए ना तो कभी क्वेश्चन को फिर पलट के ना देखें। अब आप उसमें कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, जो हो गया सो हो गया। इसलिए चुपचाप क्वेश्चन पेपर को साइड रखो और नेक्स्ट डे जो एग्ज़ाम हो उसका आप निकालो और जितना देर जगे हो मैक्सिमम टाइम उसे रिवाइज करने पे लगाओ। जिसका एग्ज़ाम हो चुका उसको अब मत देखो, वो अब लास्ट डे जब सारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए तब क्वेश्चन पेपर देख के फिर अपना सही गलत का निर्णय करना, मैंने कितना सही लिखा, कौन कौन गलत कर दिया। उस दिन अगर तुम इस टाइम को उसमें लगाते हो तो ये तुम्हारा बेकार चला जाएगा, कुछ हासिल नहीं होगा और अगला दिन का एग्ज़ाम भी प्रेशर में ना गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एकदम आराम से, ठीक है, आप उस क्वेश्चन को साइड रखें, नेक्स्ट डे जिस चीज़ का एग्ज़ाम है उस चीज़ का क्वेश्चन निकालें और उसको रिवाइज करें, उसका जो भी आपके सामने मैंने कहा क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव जो भी है, ठीक है, और आराम से अगले दिन उसका जाके एग्ज़ाम दें। फिर आए, फिर क्वेश्चन को साइड रखें, फिर एग्ज़ाम अगले दिन जो है उसको रिवाइज करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। एक चीज़ और मैं आपको कहूँ, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ, ठीक है, तो जैसे मेरी श्रद्धा है, मैं राम को मानता हूँ, आपसे मैं कभी प्रेशराइज नहीं करूँगा आप राम को मानो क्योंकि हर लोग मैं धर्मनिरपेक्ष की बात करता हूँ, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है भारत। तो आपकी जिस देवता में श्रद्धा हो मैं इनको मानता हूँ, इसलिए मैं अपने आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एक गुरु गोविंद सिंह की बड़ा अच्छी बातें लिखी गई थी, पंक्ति है, ठीक है, कि ऐसे मैं लिख देता हूँ। जब क्या था, मैं मुझे थोड़ा सा याद कर रहा हूँ, अच्छा मैं इस चीज़ को मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। एक चीज़ मैं बता रहा था आपको, सबसे पहली चीज़ कि आप उस दिन अपने प्रेशर को एकदम कम कर लें, कोई भी तनाव ना लें एग्ज़ाम के दौरान, ठीक है। जैसे उस दिन बहुत लोग पूछते कि आपने ये पढ़ा है, ये याद किया है, ये याद किया है, आपने सीधे कह दिया मुझे सब याद है, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना याद है उसी में कॉन्फिडेंस बनाए रखें और परीक्षा में जाएं। अगर याद न भी हो, 2-4 क्वेश्चन कम भी लिखा गया तो भी तनाव न लें, प्रेशर को एकदम लो रखें, क्योंकि अगले दिन और भी एग्ज़ाम्स हैं, ये नहीं कि वो परीक्षा से ख़त्म हो गया, ठीक है। अगले दिन एग्ज़ाम में कहीं आप प्रेशर लोगे तो अगला दिन का एग्ज़ाम भी ख़राब चला जाएगा। इसलिए जितना आए, जैसा लिखा जाए, परीक्षा देने के बाद कुछ छूट जाए, गलती हो जाए, कोई मायने नहीं रखता है, अगले दिन की तैयारी करो, अगला दिन बेहतर होना चाहिए। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे, ठीक है। इसलिए कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम देते वक्त भी और देकर आते वक्त भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं वो गुरु गोविंद सिंह वाली बात कर रही थी, मुझे वो लाइन पूरी अभी याद नहीं आ रही है, मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, शायद मुझे याद आ जाए। आप इसी लाइन को पढ़ लो, मुझे वो पूरा लाइन अभी याद नहीं आ रही है एट ए टाइम, ठीक है। वो था, जब जाई लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो, ठीक है। तो ये गुरु गोविंद सिंह की कही हुई बात है, इससे एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है, आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगता है कि नहीं, मुझे जब जाएंगे परीक्षा में पूरी तरह से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके आएंगे, जितना मुझे याद होगा उसको मैं लिखूंगा, नहीं याद होगा तो रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके ही हम अपना वापस लौटेंगे, ठीक है। तो आज के जो भी मेरा ये टॉपिक था, ठीक है, परीक्षा से रिलेटेड मैंने आपको डिस्कस किया, आप इन सब बातों को एक बार देखें, आराम से अच्छी नींद लें, फिर सुबह उठें और आराम से एग्ज़ाम दें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा गुजरे। और आप सब बस ये एक प्रयास करें, ठीक है, कि अपने सारे तनाव को कम करके अपने पढ़ाई पर फोकस करें और एग्ज़ाम में एकदम कूल माइंड से जितना अच्छा से लिख सके, जितनी अच्छी आपकी मतलब मेमोरी पावर है उन सब का इस्तेमाल करें वहाँ पे, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, लगभग 44 मिनट्स के हो गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है, धन्यवाद। और देखिए वो एक छूट गया था, मैं उसे भी आपको लिख ही दिया, ठीक है, अभी मैंने देखा उसको, न डरी अरिसो जब जाई लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो, ठीक है। इस मतलब एक इसको क्या बोलेंगे आप, गुरु गोविंद सिंह की कही हुई बातें वक्तव्य है, आप इसे एक बार बस एग्जाम में देते समय इसे एक बार याद करके जाएं कि आज मुझे बस सब जीत करके ही आनी है। मैं लिख देता हूँ जिसकी युक्ति है,
गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो आप इसे एक बार ज़रूर, ये आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करेगा, फिर आप एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। इन सारी बातों को मैंने कैसे सब बातें कही, उन सबको अगर आप भूल गए तो एक बार पीछे से रिवाइज ज़रूर कर लें और उसके बाद एग्ज़ाम में जाएं, बेहतर होगा, ठीक है। क्या बोले, अब तो भाई सब बातें कह दी गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।